Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to APS Science. So let's start with our chapter Physical Quantities and Units. In my previous lecture, I discussed that how we can use SI base units to firstly express derived units as products or quotients of SI base units. Secondly, we can express unknown constants in terms of SI base units. And thirdly, we can find the value of the power of a variable present in a derived quantity using SI base units. So let's start with our third learning outcome, homogeneity of physical quantity. So first of all, we must know what is the homogeneity of a physical quantity. By the principle of homogeneity, the dimension on either side of the physical quantity equation must be same. यानी आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी इक्वेशन है, उस फिजिकल क्वांटिटी इक्वेशन या आप सिंपली कहें आपके पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन की ईदर साइड पे आपके पास जो डायमेंशंस हैं वो सेम होंगी. आप ये भी कह सकते हैं कि आपके पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, आसान अल्फाज में हम ये कहेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि आपके पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन का ईच टर्म का जो एसआई बेस यूनिट्स हैं या डायमेंशंस हैं वो सेम होने चाहिए. अगर वो सेम होंगे तो हम कहेंगे दैट द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इज वैलिड. अब हम चलेंगे होमोजेनस इक्वेशंस पे. These are the equations in which SI units on one side of the equation must exactly the same as the other. ये भी वही है. अगर आप देखें the equation on which the principle of homogeneity applies वही homogeneous equations हैं. इसको आसान बस आपने याद रखना है कि आपके पास एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन में ईच एंड एवरी जो टर्म होगा आपका, अब मैं आगे बताऊंगा कि टर्म्स कौन कौन से टर्म्स हम कहलाएंगे, कैसे हम टर्म्स को सेपरेट करेंगे. ईच टर्म जो होगा उसके अगर सेम एसआई बेस यूनिट्स हुए तो हम कहेंगे कि वो होमोजेनस इक्वेशन है, या हम ये कह सकते हैं कि उसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वैलिड है. अब जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग इक्वेशंस, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो टर्म्स के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं इन एन इक्वेशन वो डिपेंड करते हैं अपॉन साइंस. देखें, आपको होमोजेनिटी जब टेस्ट करना होगा, या हम ये कह सकते हैं आपने डिटर्मिन करना है कि क्या ये एक इक्वेशन, क्या वो एक रिस्पेक्टिव इक्वेशन एक होमोजेनस इक्वेशन है या नहीं है, तो आपने देखना है कि क्या हर एक टर्म का एसआई बेस यूनिट सेम है या नहीं है. ठीक है, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि टर्म्स को हम सेपरेट किस तरह करेंगे, कि क्या होगा बीच में साइन कि हम कहेंगे कि ये दो टर्म्स हैं, दो डिफरेंट टर्म्स हैं. तो ये है कि अगर आपके पास दो टर्म्स के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन होगा तो आप कहेंगे कि ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं. ये एक आसान बात है कि किसी भी दो टर्म्स के बीच में इज इक्वल टू का साइन होगा वो तो डेफिनेटली एक दो डिफरेंट टर्म्स कहलाएंगे. हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करेंगे. तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो ये है. अगर आप देखें तो f और एम वी स्क्वेयर के बीच में इज इक्वल टू साइन, इसका मतलब हमारे पास हो गए दो टर्म्स. अब एम वी स्क्वेयर प्लस आर लिखा हुआ है, तो जहां प्लस आ गया इसका मतलब एडिशन का साइन आ गया, तो आर को भी हम सेपरेट टर्म कंसिडर करेंगे, तो ये तीन टर्म्स हो जाएंगे. ठीक है, इसी तरह हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलें. वो ये था कि जिन भी दो टर्म्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का साइन होगा तो वो एक ही टर्म कंसिडर की जाएगी. ठीक है, इसकी एग्जाम्पल ये है कि अगर आप ये देखें f इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वेयर आर, तो इनको मैंने दो टर्म्स लिखा. क्यों? आपको ये तो पता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि किसी भी टर्म के बीच में इज इक्वल टू का साइन आए तो वो दो डिफरेंट टर्म्स हैं. ठीक है, अब मैंने क्या किया कि एम वी स्क्वेयर आर था, एम वी स्क्वेयर प्लस आर मैंने पहले लिखा था, अब मैंने एडिशन का साइन भी निकाल दिया. अब इसके बीच में कोई एडिशन, कोई सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं, इसका मतलब एम वी स्क्वेयर आर एक टर्म है क्योंकि इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और f जो है वो एक वैसे ही सेपरेट टर्म है क्योंकि उसके बीच में इज इक्वल टू का साइन है, तो ये दो टर्म्स कंसिडर किए जाएंगे. तो एज अ समरी आपको सिर्फ ये याद करना है कि किसी भी दो टर्म्स के बीच में देखें इज इक्वल टू साइन होगा, वो तो डेफिनेटली बात है कि वो दो डिफरेंट टर्म्स होंगी.
अगर आपके पास जहां सब्ट्रैक्शन या एडिशन का साइन आ गया वो दोनों सेपरेट टर्म्स कहलाएंगे, और दूसरा जो होगा वो ये है कि आपके पास मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का साइन होगा तो वो एक टर्म कहलाएगा। अब हम चलते हैं कि हाउ वी विल डिटरमिन द होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन, या हम ये कह सकते हैं कि वी कैन सी वेदर एन इक्वेशन इज होमोजेनस और नॉट। इसकी हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो है फोर्स इज इक्वल्स टू एम वी ओवर टी प्लस 1/2 एम वी स्क्वेयर ओवर डी प्लस एम जी। अब ये हमारे पास इक्वेशन है। एग्जामिनर ने हमें कहा कि बताएं कि क्या ये एक होमोजेनस इक्वेशन है या नहीं है, या एग्जामिनर कहेगा कि क्या इसमें होमोजेनिटी का प्रिंसिपल वैलिड है या नहीं है। तो हमारे पास क्या की पॉइंट है? की पॉइंट ये है कि आपने देखना है कि हर एक टर्म, या आप ये कह सकते हैं इज इक्वल टू के साइन के एक तरफ और दूसरी तरफ हमारा जो एसआई बेस्ड यूनिट्स आने चाहिए वो सेम आने चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको रिजॉल्व करना शुरू करेंगे, और टर्म्स को सेपरेट करने के लिए आपके पास है, अगर आप देखें फोर्स इज इक्वल्स टू एम वी ओवर टी, दो टर्म्स हो गई, प्लस 1/2 एम वी स्क्वेयर ओवर डी। एम वी स्क्वेयर आप देखें मल्टीप्लिकेशन का साइन, ओवर डी डिविजन का साइन, ये एक ही टर्म है, लेकिन एम वी ओवर टी और 1/2 एम वी स्क्वेयर ओवर डी के बीच में एक प्लस का साइन है, तो ये दो टर्म्स, और प्लस एम जी इसका मतलब एक और टर्म हो गई। तो हमारे पास टोटल 4 टर्म्स हैं। हमने इन 4 टर्म्स को इस तरह रिजॉल्व करना है कि हमारे एसआई बेस यूनिट सेम आने चाहिए। तो लेट्स सी आते हैं या नहीं। तो हमने सबसे पहले इनको रिजॉल्व किया। आप देखें फोर्स को मैंने एम ए लिखा यानी मास इनटू एक्सेलरेशन, एम वी ओवर टी को उसी तरह लिखा, एम जी को उसी तरह लिखा। आप देखेंगे मैंने 1/2 को हटा दिया। क्यों? क्योंकि 1/2 जो है, आप देखें मैंने अपने पिछले लेक्चर में कहा था, अगर नहीं देखा तो आप पिछले लेक्चर पे विजिट करें, वो ये था कि कोई भी आपके पास नंबर आ जाए 1/2 या आपके पास कोई कांस्टेंट आ जाए पाई। पाई मैंने इस एग्जाम्पल में मेंशन नहीं किया, लिखा इसलिए है क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में इसका जिक्र किया था। तो आप बस ये याद रखें कि कोई भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आ जाए या आपके पास कोई नंबर आ जाए, आपने उसको सिंपली इग्नोर करना है जब आपने एसआई बेस यूनिट्स का यूज़ करना है। अगर आपने इसको और समझना है तो आप लेक्चर नंबर 2 पे ज़रूर विजिट करें। अब हम इसको और ज़्यादा रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करके हम इसको बेस यूनिट्स पे ले आए। अब हम इसके फर्दर रिजॉल्व करने के बाद हमारे पास अगर आप देखेंगे तो वो फोर्स जो है वो kg-2 पे आ गया। जो दूसरा साइन है वो उसी तरह रहा। तीसरा जो है वो अभी इसको फर्दर रिजॉल्व हो सकता है, और तीसरा भी kg-2 पे आ गया। तो अगर हम इसको फर्दर रिजॉल्व करेंगे तो ये भी हमारे पास kg-2 आ जाएगा, और हमारे पास जो थर्ड टर्म है वो भी kg-2 आ जाएगा। लिहाजा हमारे पास ईच एंड एवरी टर्म kg-2 पे आ गया। इसका मतलब ये एक होमोजेनस इक्वेशन है और इस पे होमोजेनिटी वैलिड है। तो इस तरह हम एक होमोजेनिटी का पूरा टेस्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इक्वेशन होती क्या हैं। ये जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे जाके पता चलेगा। हमारे पास या तो ट्रू इक्वेशंस होती हैं या तो फॉल्स इक्वेशंस होती हैं। सिंपल अल्फाज में ये बात है, या तो एक सही इक्वेशन होगी या तो कोई गलत इक्वेशन होगी। सही इक्वेशन आइंस्टाइन ने इक्वेशन बताई E = mc², वो सही इक्वेशन है। मैं अपनी तरफ से एक इक्वेशन बना देता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, अपनी तरफ से मैं इक्वेशन बना देता हूँ, तो वो तो एक फॉल्स इक्वेशन है। तो इसका मतलब हमारे पास दो तरह की इक्वेशंस हैं। अब इसका लिंक क्या है होमोजेनिटी से, वो हम देखते हैं कि ट्रू इक्वेशन जो होती है वो हमेशा होमोजेनस होती है, यानी एक ट्रू इक्वेशन का ईच एंड एवरी टर्म का जो एसआई बेस यूनिट है वो सेम होगा। अब फॉल्स इक्वेशन के बारे में आप सोच रहे होंगे कि फॉल्स इक्वेशन है, ठीक है, फॉल्स इक्वेशन इसका मतलब हमेशा होमोजेनस नहीं होगी, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर कभी कभार फॉल्स इक्वेशन होमोजेनस भी होती है। नॉट होमोजेनस का ये है कि एक मैंने अपनी तरफ से एक इक्वेशन बना दी, तो अपनी तरफ से जो मैं इक्वेशन बनाऊंगा उसका ईच एंड एवरी टर्म होमोजेनस, मतलब ईच एंड एवरी टर्म के एसआई बेस यूनिट सेम नहीं होंगे, ये बात ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसी फॉल्स इक्वेशंस भी होती हैं जिसमें अगर आप होमोजेनस देखेंगे तो ईच एंड एवरी सिंगल टर्म सेम एसआई बेस यूनिट्स के साथ होगा, मगर फिर भी वो इक्वेशन गलत होगी। किस तरह, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ट्रू इक्वेशंस के बारे में देखेंगे। तो जो ट्रू इक्वेशन है, अ ट्रू इक्वेशन इज ऑलवेज होमोजेनस। ठीक है, क्यों? बिकॉज अ ट्रू इक्वेशन
also has a same base units of all of its terms like a homogeneous equation has. आपके पास एक homogeneous equation थी, each and every term has a same SI base units. तो एक true equation जो होती है, true equation कोई भी आप अपनी बुक से equation उठा लें, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर ही बेशक उठा लें, या सिंपल से सिंपल F इज इक्वल्स टू एम जी उठा लें, F इज इक्वल्स टू एम ए उठा लें, आपके पास ईच एंड एवरी टर्म के जो SI बेस यूनिट्स आएंगे वो सेम आएंगे. इसकी जो हम एक एग्जाम्पल देखेंगे वो ये है S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वेयर. ये काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है जो कि बिल्कुल सही है, आप इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हैं. अब हम अपना होमोजेनिटी टेस्ट करेंगे इसके ऊपर. आप देखें कितने टर्म्स हैं. सबसे पहले टर्म्स गिन लें. आपके पास 3 टर्म्स हैं. S एक सेपरेट टर्म, UT एक सेपरेट टर्म. क्यों? क्योंकि बीच में इज इक्वल टू साइन है. UT और 1/2 AT स्क्वेयर सेपरेट टर्म्स हैं क्योंकि बीच में एक एडिशन का साइन है. A और T सेपरेट टर्म्स नहीं है क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है. अब हम इस पे अपना होमोजेनिटी टेस्ट करेंगे. इसको फर्दर देखेंगे तो हम रिजॉल्व किया. आप देखेंगे मैंने 1/2 को फिर इसको मैं रिमूव कर दिया. क्यों? क्योंकि 1/2 विल नॉट बी कंसिडर्ड बिकॉज इट इज़ अ नंबर while we are using SI base units. अब इसको फर्दर रिजॉल्व करेंगे. आपके पास मीटर, दूसरे का भी मीटर, तीसरे का भी मीटर, आपके सारे SI बेस यूनिट्स जो हमारे पास ईच एंड एवरी टर्म के सारे SI बेस यूनिट्स सेम आ गए. इसका मतलब हमारी ये इक्वेशन होमोजेनस थी. इससे पता चला कि आपके पास दुनिया में जो सी मर्जी ट्रू इक्वेशन आ जाए जो कि सही इक्वेशन हो वो हमेशा होमोजेनस होगी. इसमें कोई डाउट नहीं है. कोई आपको ऐसी ट्रू इक्वेशन नहीं मिलेगी जो कि होमोजेनस ना हो. अब हम चलते हैं फॉल्स इक्वेशन. फॉल्स इक्वेशन जो होती है वो होमोजेनस हो भी सकती है और वो होमोजेनस नहीं भी हो सकती. देखिए होमोजेनस ना होना ज़्यादा आसान है समझना, पहले वही हम देखते हैं. होमोजेनस क्यों नहीं? बिकॉज द नॉट होमोजेनस इक्वेशन डज नॉट हैव सेम SI बेस यूनिट्स, या हम कह सकते हैं डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. ये तो समझना आसान है. क्यों? देखें एक ट्रू इक्वेशन जो कि हमेशा होमोजेनस, तो फॉल्स इक्वेशन देखें जिसके SI बेस यूनिट्स ही नहीं मैच करे, इसका मतलब वो इक्वेशन ही गलत है. ये तो केस बहुत आसान है समझना. अब जो हमारे पास जो कॉन्ट्रडिक्टिंग चीज़ है वो ये है कि होमोजेनस कैसे, अगर एक इक्वेशन होमोजेनस है तो फिर गलत कैसे हो सकती है, उसको तो सही होना चाहिए. वो इसीलिए है बिकॉज द होमोजेनस इक्वेशंस कैन कंटेन इनकरेक्ट कोफिशिएंट्स, इनकरेक्ट नंबर ऑफ टर्म्स एंड इनकरेक्ट साइंस. आपके पास इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी गलत हो गई तो वो पूरी इक्वेशन गलत हो जाती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, अब इसकी एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि कैन बी नॉट होमोजेनस. तो देखें समझना आसान है, पहले इसी की एग्जाम्पल देखते हैं. अब अ फॉल्स इक्वेशन टू बी नॉट होमोजेनस की पहली हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो ये है कि आपके पास देखें, उससे पहले आपके पास ट्रू इक्वेशन तो ये है S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वेयर. अब मैं इसमें चेंजिंग कर देता हूँ. ठीक है. इसका मतलब वो गलत इक्वेशन हो जाएगी. मैं फॉर एग्जांपल इसको बना देता हूँ S इज इक्वल्स टू AT प्लस 1/2 UT स्क्वेयर. आप कहेंगे ये गलत हो गई इक्वेशन. देखें मेरे पास एक इक्वेशन है, आप सबको पता है वेट की इक्वेशन क्या है, W इज इक्वल्स टू mg. मैं आज से कहना शुरू कर देता हूँ G इज इक्वल्स टू mg. ठीक है. आप कहेंगे कि W इज इक्वल्स टू mg है, तो मैंने इक्वेशन चेंज कर दी. अगर मैं इक्वेशन चेंज कर दूंगा तो वो गलत हो जाएगी. इसी तरह मैंने इक्वेशन है S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वेयर, मैंने इसको चेंज कर दिया S इज इक्वल्स टू AT प्लस 1/2 UT स्क्वेयर. ठीक है. अब इसको आप फर्दर रिजॉल्व करें तो कुछ ऐसी दिखेगी. इसको आप फर्दर रिजॉल्व करें तो आपका पहला जो था इसमें भी मैंने 1/2 को नहीं कंसिडर किया. क्यों? क्योंकि मैंने इसको इसलिए इग्नोर किया क्योंकि मैंने कहा हुआ है कि जितने नंबर्स होंगे हमने जब भी SI बेस यूनिट्स को यूज़ करना है हमने उनको नहीं कंसिडर करना. अब आप हम अपनी जो रिजॉल्व हम कर रहे थे उसकी तरफ वापस आएँ तो आप देखें वो मीटर्स हो जाएगा. ये जो है ये मीटर तो आ गया नीचे S-2 और S तो क्या बन गया S-1, तो ये हमने लिख दिया. दूसरी तरफ आप देखें तो S-1 और S+2 तो ये क्या बन जाएगा S. तो आप देखें कि आपके पास तीनों के तीनों ही डिफरेंट आ गए. इसका मतलब ये होमोजेनस इक्वेशन नहीं है. ठीक है. ये होमोजेनस इक्वेशन नहीं है, लिहाजा ये गलत इक्वेशन है. ये तो समझना बहुत आसान था. अब जो आपके लिए मुश्किल बात है वो ये है कि फॉल्स इक्वेशन होमोजेनस कैसे हो सकती है.
इसकी हम जो एग्जाम्पल नंबर 1 कंसिडर करेंगे वो ये था कि अगर आपके पास इनकरेक्ट कोएफिशिएंट्स हों, ठीक है, पहले मैं लिखूंगा कि सबसे पहले हमारे पास करेक्ट जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये बिल्कुल सही इक्वेशन है। अब मैंने क्या किया कि मैंने इसके कोएफिशिएंट्स बदल दिए। 1/2 को मैं यूटी के पीछे ले आया और 2 जो था मैंने एक खुद ही सपोज करके एटी के पीछे लगा दिया। अब ये इक्वेशन पूरे तरीके से ख़राब हो गई। देखिए आपके पास जो इक्वेशन है वो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर ही है। मैं इसमें कहीं भी चेंजिंग कर दूं तो वो होगी गलत। अब मैंने 1/2 और 2 लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको रिजॉल्व करूंगा। आप कह रहे हैं ये गलत इक्वेशन है, इसका मतलब इसको होमोजेनस नहीं होना चाहिए, लेकिन अब मैं इसको रिजॉल्व करूंगा। मैं अब 1/2 को फिर नहीं कंसिडर करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं नंबर्स को नहीं कंसिडर करता, इसलिए मैं 2 को भी नहीं कंसिडर करूंगा। अब मैं इसको फर्दर रिजॉल्व जब करूंगा तो आप देखें मेरे पास मीटर 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 आ गया। ये क्या हुआ? हमारे पास तो होमोजेनस इक्वेशन आ गई। अगर इसके ऊपर ये होमोजेनस इक्वेशन है तो फिर ये गलत इक्वेशन हो गई। इसका मतलब एक होमोजेनस इक्वेशन सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, ठीक है। अगर आप कहें कि नहीं कोएफिशिएंट से क्या होता है, वो तो अगर कोई और एग्जांपल नहीं है तो हम एग्जांपल नंबर 2 पे जाएंगे। हमारे पास जो अब अगला था वो इनकरेक्ट नंबर ऑफ टर्म्स था, जिसकी हम एग्जांपल नंबर 1 पढ़ेंगे। अब इनकरेक्ट नंबर ऑफ टर्म्स में सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमारे पास लेस नंबर ऑफ टर्म्स हो, ठीक है। हमारे पास जो करेक्ट इक्वेशन थी वो क्या थी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। यही बात है। अब मैं क्या करूंगा कि इसके कुछ टर्म्स निकाल दूंगा, ठीक है। मैंने इक्वेशन ये बना दी s इज इक्वल्स टू 1/2 AT स्क्वायर। अब आप कहेंगे इक्वेशन मैंने बिल्कुल ही ख़राब कर दी। मैं किस तरह? ये साइंटिफिकली प्रूवन एक इक्वेशन है, मैंने यू टी और प्लस को निकाल दिया, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि इक्वेशन गलत हो गई है, इसलिए इसके ऊपर होमोजेनस टेस्ट नहीं सही आना चाहिए। मैं इसको रिजॉल्व करूंगा। मैंने फिर 1/2 को नहीं कंसिडर किया क्योंकि मैं नंबर्स को नहीं कंसिडर करता। मेरे पास फिर होमोजेनस का जो टेस्ट था वो फिर पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब होमोजेनस इक्वेशन है, ये होमोजेनिटी का टेस्ट मेरा वैलिड आ गया। ये एक होमोजेनस इक्वेशन है। और अगेन ये एक फॉल्स इक्वेशन थी। मैंने खुद ही से यू टी और प्लस को निकाल दिया। मैंने एक टर्म को ही निकाल दिया, यू टी जो एक टर्म है मैंने उसी टर्म को निकाल दिया। और मैंने जब उसको सॉल्व किया उसका जो होमोजेनिटी टेस्ट था वो पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब कि एक फॉल्स इक्वेशन होमोजेनस हो सकती है। इसकी इनकरेक्ट नंबर ऑफ टर्म्स के अगर आप कहें कि ज़्यादा टर्म्स हो जाएं फिर। अब हमारे पास जो इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 है वो है इनकरेक्ट नंबर ऑफ टर्म्स की, कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा हो जाएं। हमारे पास जो करेक्ट इक्वेशन है वो है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। मैंने क्या किया कि मैंने एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड कर दी वी टी, ठीक है। मैंने ये एक गलत इक्वेशन बना दी। साइंटिफिक जो प्रूवन इक्वेशन है, जो कि एक वैलिड इक्वेशन है, जो कि एक ट्रू इक्वेशन है, वो है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। मैंने अपने आप से खुद ही वी टी ऐड कर दिया बीच में। मैंने इक्वेशन को गलत कर दिया, ये तो साफ बात है। अब मैं देखूंगा कि इस गलत इक्वेशन पे क्या होमोजेनस जो इक्वेशन बनती है कि नहीं, क्या होमोजेनिटी टेस्ट सही आता है या नहीं। तो इसको मैंने आगे रिजॉल्व किया। 1/2 को मैंने फिर इग्नोर कर दिया। आप देखें मीटर 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 फिर से एक होमोजेनस इक्वेशन बन गई। इसका मतलब ये एक होमोजेनस इक्वेशन मैंने बना दी एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड करके। इसका मतलब ये गलत इक्वेशन थी मगर फिर भी होमोजेनस थी, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने एग्जाम्पल नंबर 1 इनकरेक्ट साइंस की, ठीक है। अब हमारे पास हम फिर से देखेंगे हमारे पास जो वैलिड और सही इक्वेशन थी, एक ट्रू इक्वेशन s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर था। मैंने क्या किया कि मैंने इस इक्वेशन में एडिशन के साइन को सब्ट्रैक्शन के साइन से रिप्लेस कर दिया। अब आपको पता चल गया कि मैंने फिर से इक्वेशन में खुद ही से अमेंडमेंट कर दी। इसका मतलब मैंने उस इक्वेशन को गलत बना दिया। लेकिन अब क्या इस गलत इक्वेशन का फिर से होमोजेनिटी टेस्ट करें तो क्या वो सही आता है या गलत? तो आप इसको फिर से रिजॉल्व करें, 1/2 को फिर से इग्नोर करें और आपके पास फिर से मीटर 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 यानी होमोजेनस इक्वेशन थी ये। इसका मतलब आपके पास दोबारा प्रूफ हो गया कि अगर आपके पास इक्वेशन गलत हो तो वो होमोजेनस हो सकती है। होमोजेनस इक्वेशन हो सकती है क्यों? क्योंकि आपने इनकरेक्ट साइंस का भी देख लिया,
आपने इनकरेक्ट कोएफिशिएंट्स का भी देख लिया और आपने इनकरेक्ट नंबर ऑफ टर्म्स की दो एग्जांपल्स देखी कि अगर इनकरेक्ट नंबर ऑफ टर्म्स में मोर नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएं या लेस नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएं। इसका मतलब आपके पास ओवरऑल आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास होमोजेनिटी टेस्ट, ठीक है, अगर आपके पास होमोजेनिटी टेस्ट गलत आ रहा है, ठीक है, तो इसका साफ मतलब है कि वो इक्वेशन गलत है। मगर अगर आपके पास होमोजेनिटी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि वो इक्वेशन सही भी हो सकती है और वो गलत भी हो सकती है। अब इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।